आज हम डिस्कस करेंगे, आप फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। फोर्थ सेम में पहला चैप्टर आपका है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैव विकास है क्या? तो हमें सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति क्या है, कैसे क्या हुई, यही सब जैव विकास है। उत्पत्ति से लेकर अब तक जो प्रेजेंट हमारा, हम जो जैसे हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है, मनुष्य है, सब देख रहे हैं, ये सब जैव विकास ही है। क्रमिक परिवर्तन, लगातार क्रमिक विकास होना ही क्या है, ये सब जैव विकास है। तो सबसे पहले पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। ये बहुत गर्म था, तापमान बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, लगातार बारिश होती रही है, तो तापमान जो ठंडा हुआ है। और जो हमारा वातावरण है उसमें अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें उपस्थित थी। तो उनसे सबसे पहले कोलसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद सबसे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने हैं, यूनिसेलुलर जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस से बने हैं। सबसे पहले एक्वाटिक लाइफ मतलब जलीय जीवन की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर प्लांट और जीव जंतु दोनों एक साथ ही ग्रो करते हैं, लेकिन पहले माइक्रो होते हैं, फिर बड़े बड़े उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले जीवन में जो थे जलीय जीव जंतु थे, फिशेस बनी हैं, रेप्टाइल्स बने हैं, बर्ड्स बने हैं, देन मैमल्स का विकास तरह से हुआ है। तो हमारा जो जैव विकास है, इसमें दो वैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल था। इसमें एक दोनों फेमस वैज्ञानिक हैं, आपको नाम भी सुना होगा, ये लैमार्क है और एक डार्विन है। तो हमारे जो लैमार्क थे, इनका जन्म 1744 में हुआ था और 1829 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी जो बहुत प्रसिद्ध किताब है फिलॉसफी जूलॉजिक, इन्होंने एक किताब लिखी है और इन्होंने लैमार्क का पूरा दिया। इन्होंने जिराफ पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया, जिराफ पर स्टडी की है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिराफ से निष्कर्ष निकले। उन्होंने देखा था कि जो जिराफ होते पहले थे तो ऊंचाई ज्यादा नहीं होती थी, पेड़ पौधे खूब झाड़ियां थी, तो वो जिराफ आराम से खा लेते थे। लेकिन जब देखा धीरे धीरे नीचे की वेजिटेशन खत्म हो गई, नीचे पत्ते नहीं बचे, तो पत्ते ऊंचाई पहुंच गए, तो जिराफ ने क्या किया, उचकना शुरू किया, उचक के खाना शुरू किया और वैसे उचकते रहे धीरे धीरे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने देखा कि जिराफ के आगे पैर लंबे होना शुरू हो गए, वो गर्दन भी ऊंची होना शुरू हो गई। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि विकास होता है। तो उन्होंने उन्हीं से निष्कर्ष निकाले हैं। जो मुख्य पॉइंट उन्होंने लैमार्कवाद के मुख्य पॉइंट है, एक तो आकार में वृद्धि है, वातावरण का सीधा प्रभाव है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग है, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। तो आकार वृद्धि, प्रत्येक जो जीवधारी होता है उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। जैसे हम ही अपने आप में देखें, बचपन में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लगातार वृद्धि होती रहती है। वातावरण का सीधा प्रभाव, कोई भी जीव जंतु, मनुष्य जैसे वातावरण में होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव होता है। जैसे हम यदि बात करें जो ठंडे कंट्री हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां के लोगों का कलर होता है बहुत फेयर होता है, बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। लेकिन हम अगर गर्म कल्चर की बात करें, जैसे वेस्ट इंडीज है, तो वहां तापमान ज्यादा होता है, वहां के लोगों का रंग काला होता है, निग्रो वो लोग होते हैं, देखते हैं। और हम इंडियन हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर तो हर तरह के लोग काले भी होते हैं, यहाँ पर गोरे भी होते हैं। तो ये सब वातावरण सीधा सीधा प्रभाव होता है। फिर बात आती है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। तो इन्होंने कहा कि हम जिस अंग का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे वो उतना मजबूत होता जाता है, और जिसका प्रयोग नहीं करेंगे वो उतना बेकार होता चला जाता है। तो इसके वेस्टल ऑर्गन्स एग्जाम्पल दिए, अवशेषी अंग, इसके प्रमाण है अवशेषी अंग। जैसे कि अक्कल दाग होती है हम लोगों में, कड़पल्लव की पेशियां होती हैं, पुच्छ कशेरुक होती है। पहले मनुष्य के कान भी बड़े बड़े होते थे, कड़पल्लव पेशियां, कान बड़े बड़े होते थे, कीड़े मकोड़े भगाने काम होते थे, मच्छर अट्टा हिलाए, हाथी ऐसे कान हिलाए और भाग गए। लेकिन देखा कान का उपयोग कम हुआ, जरूरत नहीं पड़ी, बाहर कान की जरूरत नहीं पड़ी हमको, इसलिए कान छोटा शुरू हो गए। पहले पूंछ होती थी, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी पूंछ की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूंछ गायब हो गई और आज भी पुष्प कशेरुका अवशेष अंग के रूप में आ गई है। तो इसी तरह से फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो जो चीज, जो काम हम लगातार करते रहते हैं, जो लक्षण आते रहते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे जिराफ था, जिराफ में पहले हाइट कम होती थी, पहले गर्दन छोटी होती थी, धीरे धीरे देखा कि गर्दन लंबी होती गई और आज हमारे आधुनिक जिराफ का रूप सामने आया है। तो ये उपार्जित लक्षण होते हैं।
अब हम बात करते हैं डार्विन की। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन चूंकि आपके डीलेट कोर्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके जो कोर्स का जो मतलब का है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत विस्तृत टॉपिक अपने आप में है ये। बात करते डार्विन की, तो डार्विन का जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु 1882 में हुई थी। और एक चर्च के पादरी का इनका जन्म हुआ था डार्विन साहब का। और ये बड़े धमक्कड़ टाइप के थे, ये घूमते रहते थे आराम से। ये समुद्री यात्रा बहुत की थी इन्होंने। तो बीगल नामक जहाज था जिस पर यात्रा करते थे डार्विन साहब। इन्होंने देखा कि जो पहले जो साइंस थी वो बड़े बड़े अमीरों की थी, वो रिसर्च करते घूमते फिरते रहते थे, व्यापारी घूमते रहते थे। तो इन्होंने देखा कि एक बार तूफान आ जाता है, यात्रा कर रहे तूफान आ जाता है और वहां कई लोग डूब जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं। तो जो लोग बचते हैं निराश हो जाते हैं कि हम यात्रा नहीं करेंगे। फिर वो डार्विन साहब के पास जाते हैं। डार्विन साहब का बहुत दिमाग था उसमें, घूमने फिरने में, रिसर्च करने में बहुत दिमाग था। इनके पास पहुंचते हैं, बोले हम तैयार होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से यात्रा करी। तो इन्होंने देखा कि ये कुछ मर गए कुछ बच गए। तो इन्होंने कुछ अपना डार्विन बात दिया और इन्होंने वहां से कुछ पॉइंट निकाले। मेन पॉइंट उसके हैं कि अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, वातावरण के प्रति अनुकूलन, नई जातियों की उत्पत्ति, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हम लोग जीवन पर कैसे रहेंगे, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा, आधुनिक में कौन कौन से जीव जंतु है कौन कौन से नहीं, आखिर क्यों है। तो अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होगी वही प्रजाति बचेगी, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो। जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हो, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि होगी, तरक्की होती रहेगी। और अगर किसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वो उसकी जनरेशन समाप्त हो जाएगी। बात आती है जीवन संघर्ष। जीवन में संघर्ष होता है, आप लोग हम लोग सभी संघर्ष करते हैं। तो उस संघर्ष से जो जीत जाता है वही जीवित रहता है। जैसे समस्या आती रहती है, अभी हम लोग कोरोना चल रहा है, देखते हैं संघर्ष चल रहा है जीवन में। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली तो वो नहीं बचेंगे, कई परिवार चले गए। लेकिन जो संघर्ष करता है वही जीवित रहता है। विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, तरह तरह की विभिन्नताएं होती हैं, आनुवंशिकता होती है, सब फैक्टर्स प्रभावी होते हैं। वातावरण के प्रति अनुकूलन, अडाप्टेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है हमें उसके अनुसार अपने को ढालना होगा। यदि हम नहीं ढाल पाएंगे तो हम लोग मनुष्य जाति का भी सत्यानाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। पेड़ पौधे जो भी अगर वातावरण के प्रति खुद नहीं ढालेगा वो नहीं बच पाएगा, उसकी जनरेशन नहीं बच पाएगी। हम मेढक की बात करते हैं, मेढक देखते हैं कभी पृथ्वी के ऊपर रहता है, कहीं पृथ्वी के नीचे चला जाता है, पानी चला जाता है। क्यों? भाई ये सब अनुकूलन है। हम ही लोग अपने आप देखें, ठंड के दिन गर्मी के दिन होते हैं, तो ठंड में हम क्या करते हैं, अनुकूलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी में क्या होता है, हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं कि हम लोग उससे आराम से अनुकूलित हो पाए। नई जातियों की उत्पत्ति और नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ये सब डार्विन की बात है, डार्विनिज्म की बात है। इसके बाद जैव विकास के कई प्रमाण भी दिए हैं। इसके बाद न्यू डार्विनिज्म, नया डार्विनवाद भी आता है। नया डार्विनवाद जो था उसके लिए दिया था जूलियन हक्सले, एक साइंटिस्ट हुए जूलियन हक्सले, उन्होंने न्यू डार्विनिज्म दिया है। नई जाति की उत्पत्ति, अचानक उत्पत्ति हो जाती है, उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशंस, जिसके ह्यूगो ड्यूब्रेस ने मिराबिलस जलापा में खोज की थी। इन्होंने देखा कि अचानक से नए कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, नई जाति। जैसे कोई लगातार पीढ़ियां गंठी हैं, हाइट जिनकी कम है, और उनमें एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काले हैं, किसी घर में लगातार कलर क्या है, डल है, अचानक कोई एक बच्चा ऐसा जिसका कलर बहुत फेयर हो जाए, तो उसे हम क्या उत्परिवर्तन कहेंगे।